Hello everyone, my name is Shivangi Singh. So this is the third part of the end of biopolity class 12th political science chapter 1. तो उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद जो पिक्चर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो शॉक थेरेपी था पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंस निकले शॉक थेरेपी के उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 टॉपिक टोटल डिस्कस किया जाएगा और ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द जितनी भी डेट है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिक्चर्स के बारे में डिस्कस कर दिया हमने कर चुके हैं हम। उसके बाद जो हमारे सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ और जो गोर्बाचेव थे उन्होंने डिसइंटीग्रेशन में कौन सा रोल प्ले किया था, ये सेकेंड पार्ट में किया। और फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा सोवियत सिस्टम था उसको डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस के साथ ख़त्म कर लिया। तो आगे क्या करेंगे, आगे हम पूरा जो शॉक थेरेपी है उसकी कॉन्सिक्वेंस और जो कॉन्सिक्वेंस थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत ही डीप कॉन्सिक्वेंस निकले, मतलब बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंस निकले। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था, जो एंड हो गया था कोल्ड वॉर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है, जो वॉर होता है बिटवीन यूएसएसआर के बीच में वॉर चलता रहा, ठीक है, उसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। बिकॉज ये आमने सामने इन्होंने कभी वॉर नहीं किया, एक दूसरे कंट्री की जो लैग पुलिंग थी उसको किया इन्होंने, ठीक है। कभी भी आमने सामने डायरेक्ट वॉर नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपटीशन इनका हमेशा रहता था, इसलिए इससे कहा गया कोल्ड वॉर। तो उसका एंड हो गया, जिसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन द सोशलिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसका भी एंड हो गया। और इससे ये भी पता चल गया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो मोर स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। और जो डिस्प्यूट था वो मिलिट्री इसमें एंगेज थी 2 ब्लॉक्स की। हमें पता है एक नाटो चल रहा था, नाटो किसका था, यूएस का। और एक हमने वॉरशो पैक्ट पढ़ा था, वॉरशो पैक्ट जो मिलिट्री अलायंस था वो किसका था, ये इट वाज द यूएसएसआर, ठीक है। तो ये इसका पूरा चल रहा था अबाउट द मिलिट्री अलायंस, ठीक है। तो उसका भी एंड हो गया था और ये भी पता चल गया था जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैसिव आर्म्स चल रहे थे, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इन सब के बारे में भी हमें पता चल गया था कि किस तरह से जो को एग्जिस्टेंस था मिलिट्री ब्लॉक्स का वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका एंड हो गया। यूएस के एंड होते ही, यूएसएसआर का एंड हमने पढ़ा है दिसंबर 1991 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल चीज़ें थी, तो एंड टू द आर्म्स रेस, पॉसिबल न्यू पीस, ठीक है। अब नई पीस आ गई थी वर्ल्ड में, क्योंकि जो खतरा था ना कि कभी भी वॉर हो सकता है, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में वॉर होता है तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसका कह लो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते। तो वो जो वॉर थे वो नहीं, वॉर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड में ना पीस आ गई। अब पीस वर्ल्ड में फिर से आ गई, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस था कि जो पावर रिलेशन थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी नई नई कंट्रीज़ और बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस आ गए थे। जैसे कि जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ, जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ थी, अब पता क्या हुआ कि पहले क्या थी, 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएस एक यूएसएसआर। लेकिन आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिपोलर सिस्टम हो गया। यूनिपोलर मतलब यूएस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सुपर पावर और सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस किसका हो गया था, यूएस का, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि वर्ल्ड में यूनिपोलर सिस्टम फॉलो होने लगा था, ठीक है। डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकती थी इंटरनेशनल सिस्टम में, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मल्टी पोलर सिस्टम। अगर हमें बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ चाहती है ना कि ऐसा हो कि जो यूएसएसआर है अगर डिफरेंट कंट्री चाहती है कि वर्ल्ड में पावर उनकी भी रहे, तो वो हमारा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा वर्ल्ड क्या है, यूनिपोलर सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री का डोमिनेंस है, वो है यूएस का, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस जो था वो सोल सुपर पावर बन गया। उसके बाद जो पावर प्रेस्टीज है यूएस की और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। पूरे इंटरनेशनली हम कह रहे हैं डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा चल रहा है अभी के टाइम पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय द यूएस।
यूएस के द्वारा फॉलो किया गया, डेफिनेटली होगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जा सकती है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन गए थे अबाउट द ऑल दीज कंट्रीज, दे गिव देयर लोन्स, ठीक है। जो कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होने के लिए लोन भी इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्या था कि जो पॉलिटिकली जो नोशंस चल रहे थे कि लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बेस्ट वे टू पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, बेस्ट वे था पॉलिटिकल लाइफ को उसको ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी। मतलब कि सीधी बात, इस सेकेंड कॉन्सिक्वेंस में यही बताया गया कि यूएस सुपर पावर बन गया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब वो चेंज हो गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरह से चेंज हुआ कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था ना, वो पावर में आ गया। कैपिटलिस्ट सिस्टम के पावर में आने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ल्ड था उसमें एक ही सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया यूएस। अब जैसे कि पावरफुल अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो ये सब क्या करने लगे, तो लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो और कोई सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, जैसे सोशलिज्म को फॉलो कर रही हैं और कोई सिस्टम फॉलो कर रही हैं, तो उनको इन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया था ताकि जो वो कंट्रीज़ हैं वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें। मतलब कि ये भी साबित हो गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होने के कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम कौन सा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम। थर्ड कॉन्सिक्वेंस की बात करी जाए तो जो सोवियत यूनियन था, सोवियत ब्लॉक के एंड होने के साथ साथ बहुत सारी नई कंट्रीज एमर्ज हुई, जैसे कि 15 कंट्रीज़ हमें पता है सोवियत यूनियन के अंदर थी। जब उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट बनी। जब वो कंट्री इंडिपेंडेंट बनी तो नई कंट्रीज हमारी पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गई, ठीक है। ऑल दीज कंट्रीज हैज देयर ओन इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। इन कंट्रीज की खुद की इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस और चॉइसेस थी, ठीक है। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, जैसे हम बाल्टिक रिपब्लिक की बात करें, जो हमें 3 कंट्रीज़ पता है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो है स्टेट्स हैं, अब वो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर नाटो, जैसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, वही चाहते थे कि एडवांटेज लिया जाए, उनका जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसका है वो एडवांटेज लें, ठीक है। और इसके साथ रशिया है, उसके साथ भी वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे रशिया एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश टाइज विद द बेस्ट, ठीक है। यूएस है, चाइना है, जो अदर कंट्रीज है उसके उनको वो ज्वाइन कर रहे थे। इंटरनेशनल जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें प्लेयर्स आ रहे थे, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ग्रो कर रहा था, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जो हमें पता है यूरोपियन यूनियन आ रहा था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स डेफिनेटली चेंज हो रही थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गया। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बुक में 3 कॉन्सिक्वेंस दिए गए हैं सोवियत यूनियन के, 3 कॉन्सिक्वेंस। पहला कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। दूसरा कह लो यूनिपोलर सिस्टम आ गया था, सिर्फ और सिर्फ यूएस का डोमिनेंस हो गया था। थर्ड क्या था, बहुत सारी नई कंट्रीज़ आई थी, और नई कंट्रीज़ आने की वजह से क्या हुआ था, अब जो वर्ल्ड है कहीं ना कहीं उसमें नया कंपटीशन भी आ गया था। तो ये मेन 3 कॉन्सिक्वेंस थे डिसइंटीग्रेशन के। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द बोरिस येल्त्सिन। हमें पता है कि बोरिस येल्त्सिन ने 1991 के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये रशिया के सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट रशिया के सबसे पहले जो थे ना वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इनका रूल था वो 1991 से लेकर 1999 तक चलता रहा। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज़्यादा पावर में लाए, और एक समय ऐसा भी था कि मॉस्को के मेयर और हेड भी रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने गोर्बाचेव को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो यही सब कुछ था इनके बारे में, ठीक है। कम्प्लीटली ये भी हो गया, कॉन्सिक्वेंस भी हम 3 पढ़ चुके। इसके बाद आता है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिज़्म, जिसे हम सोशलिज़्म भी कह सकते हैं, वो एंड होने के बाद क्या हुआ, एक नया सिस्टम आया, एक पेनफुल प्रोसेस आया ट्रांजिशन का, जिसमें जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था उससे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे थे। हमें पता है कि सोवियत सिस्टम जो था ना वो सोशलिज्म को फॉलो करता था, और वो अथॉरिटेरियन हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम। अब इसकी जगह वो क्या करने लगे थे, कन्वर्ट होने लगे थे, इसमें
कैपिटलिस्ट सिस्टम जो डेमोक्रेटिक रिजीम को फॉलो करते हैं। जो ट्रांजिशन था रशिया, जो सेंट्रल एशिया और जो ईस्ट यूरोप कंट्रीज़ थी वो धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक और जो IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका यूज़ करके क्या कर रही थी, अपने खुद को एक तरह से ट्रांसफ़र कर रही थी कैपिटलिस्ट सिस्टम में। ठीक है, शॉक थेरेपी था वो कहीं ना कहीं स्पीड अप हो रहा था। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, और इसका डायरेक्शन और जो फीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वाइट सिमिलर थे। जैसे कि हम बात करें शॉक थेरेपी में आखिरकार हुआ क्या, जितनी भी कंट्रीज़ थी अब वो क्या करने लगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करने लगी। ठीक है, पहला पता चल गया कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करने लगी, विच meant रूटिंग आउट completely and any structure evolved during the Soviet period. ठीक है, above all it meant that private ownership was to be dominant pattern. ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो उस टाइम पे डोमिनेंट पैटर्न की तरह काम कर रहा था। above all it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership और प्रॉपर्टी। तो ये भी पता चल गया था कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है ना वो डोमिनेंट ऑनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ना, मेनली कैपिटलिज्म का मतलब है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइवेटिज्म ये सब कुछ एक तरह से सिनोनिम की तरह यूज़ किया जा सकता है कैपिटलिज्म के लिए। तो क्या हुआ था, अब धीरे धीरे जो कैपिटलिज्म की वजह से प्राइवेट ऑनरशिप आने लगी थी। दूसरा पार्ट हमें पता चल गया। अब तीसरा क्या है ना पार्ट, प्राइवेटिज्म की वजह से क्या हुआ, जो स्टेट एसेट थे कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट ऑनरशिप थी ना वो धीरे धीरे ब्रॉट आउट होने लगी थी। कलेक्टिव फार्मिंग, फोर्थ पार्ट क्या हुआ, जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो रिप्लेस कर दी गई थी प्राइवेट फार्मिंग और कैपिटलिज्म जो था एग्रीकल्चर में उससे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई क्या क्या हुआ। पहला तो जैसे कि कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गए, दूसरा प्राइवेटिज्म को उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो ऑनरशिप थी वो भी प्राइवेट कर दी, जो एसेट्स और जो कोऑपरेटिव थी वो भी प्राइवेट कर दी। उसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग का एवोल्यूशन करने के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म को ले आए। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन था इसको थर्ड वे भी कहा गया था, अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। रिकवर हो गया। उसके बाद ये हमें कुछ कंट्रीज़ दिखाई गई हैं उस समय में, जो रशिया का पार्ट थी, सोवियत यूनियन का पार्ट थी। ठीक है, जैसे कि रशिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है, टर्की है, उसके बाद ताजिकिस्तान है। तो ये क्या थी, 15 की 15 कंट्रीज़ थी। ठीक है, जो कि किसका पार्ट थी, USSR, जिसका डिसइंटीग्रेशन 1991 के टाइम पे हो गया था। तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए अबाउट इट। तो ये हो गया। ठीक है, शॉक थेरेपी के हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए। आगे क्या आता है, 4 पार्ट हो गए, 4 हम रीज़न पढ़ चुके हैं शॉक थेरेपी के से। ठीक है, 5वां रीज़न क्या था कि शॉक थेरेपी की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में। ठीक है, इकोनॉमीज़ में, जैसे कि डेवलपमेंट वाज नाउ क्या हुआ था, एनवाइज्ड। ठीक है, थ्रू मोर ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड था उसके थ्रू, और इसके साथ क्या हुआ, सडन और कंप्लीट स्विच होने लगा था। फ्री ट्रेड वाज कंसीडर्ड एसेंशियल। उस टाइम पे फ्री ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर शॉक थेरेपी के थ्रू अगर उन्हें कैपिटलिज्म में कन्वर्ट है तो फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया था, फ्री ट्रेड रिजीम आ गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो भी आ गया था। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दिस अलाउ इन्वॉल्व्स ओपननेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब धीरे धीरे ओपननेस होने लगी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी थी, फाइनेंशियल ओपनिंग होने लगी थी। ठीक है, डी रेगुलेशन होने लगा था, और जो करेंसी थी वो भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। ये कौन से हो गए पूरे देखा जाए तो ये 6 पूरे कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़ लिए। 4 पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद जो हम ट्रेड स्टार्ट हो गया था और FDI जो आ गई थी, उसके बाद जो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई और करेंसी का कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टिबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है उस समय में शॉक थेरेपी का। उसके बाद फाइनली अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें तो जो ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, इसकी वजह से जो ट्रेड अलायंस थे वो जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ थी उनके साथ टूट गए। ठीक है, ट्रेड अलायंस सोवियत कंट्रीज़ के साथ टूट गए। जैसे 15 कंट्रीज़ थे उनके बीच में ट्रेड अलायंस था, अब वो टूट गया। अब उसकी जगह क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लिंक था वेस्ट के साथ, मतलब कि US या फिर US के साथ, जो नाटो में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या हुआ, कनेक्शन हो गया था। जो नई नई कंट्रीज़ एमर्ज हो रही थी, 15 नई कंट्रीज़ एमर्ज हो गई जो हमने अभी देखी
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, अब वो यूएस के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। और जो स्टेट थे ना, अगर हम बात करें ग्रेजुअली क्या कर रहे थे, वेस्टर्न इकोनॉमी में फंस रहे थे, वेस्टर्न इकोनॉमी को वो फॉलो कर रहे थे, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको वो फॉलो कर रहे थे। जो लीडर्स थे अब क्या कर रहे थे, वो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा कंट्रोल उन्हीं का चल रहा था, किसके थ्रू, एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखो हम इसको पूरा समरअप करते हैं, क्या शॉक थेरेपी में हमने पढ़ा। पहला तो हमने शॉक थेरेपी में हमें पता चल गया एक पेनफुल प्रोसेस है जिसमें हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया थ्रू गिवन लोन। ठीक है, इन्होंने लोन वगैरह दे के काम किया। उसके बाद पहला इसमें पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि इसमें कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप होता है। थर्ड कलेक्टिव फार्मिंग का रिप्लेसमेंट होता है, प्राइवेट फार्मिंग आती है। इसको थर्ड वे भी कहा गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमिनेंट उस टाइम पे कैपिटलिज्म था ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। ये 15 कंट्रीज़ थी। उसके बाद शॉक थेरेपी में फ्री ट्रेड का रिजीम चला, और उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी एक मेन इंजन की तरह काम कर रहा था। जो पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी ओपन हो गया। अब करेंसी वगैरह भी कन्वर्ट होने लगी। फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे जो रिलेशन थे सोवियत यूनियन के साथ, जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी सोवियत यूनियन के अंदर, तो उसके साथ रिलेशन टूट रहे थे, ट्रेड अलायंस टूट रहे थे और वेस्ट के साथ जुड़ रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पूरा का पूरा कंट्रोल रखा था किसके ऊपर, अब ये नए कंट्रीज़ एमर्ज हो रहे थे उनके ऊपर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। जो शॉक थेरेपी है उसके व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, तो 1990s के टाइम पे क्या हुआ था, जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर जनरली अगर हम बात करें, जो शॉक थेरेपी था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। शॉक थेरेपी का मतलब यही था कहीं ना कहीं वो जो नई नई कंट्रीज एमर्ज हो रही हैं उनको बेनिफिट हो, लेकिन उससे उनको बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रियून हो गई। डिज़ास्टर जो था ना वो आ गया लोगों के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम रशिया की बात करें, इन रशिया, ठीक है, द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल था ना, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी रशिया में, वो कोलैप्स हो गई। ठीक है, 90% तक जो इंडस्ट्री थी रशिया की वो कोलैप्स हो गई। सोचने वाली बात है, इतना ज़्यादा रशिया के ऊपर प्रभाव पड़ा। पहला ये पार्ट है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंस जो है वो पहला है, वो रशिया के इंडस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर बताया गया है, जिसकी वजह से देखो जितने भी इंडिविजुअल थे, कंपनीज थी रशिया में, उनको बेच दिया गया। जो रिस्ट्रक्चरिंग करी गई थी वो क्या करी गई थी, थ्रू मार्केट। ठीक है, मार्केट फोर्सेस द्वारा किए गए थे, नहीं गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है उसके लिए कोई काम नहीं किया, मार्केट फोर्सेस ने किया। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल एंटायर इंडस्ट्रीज़ थी ना वो डिसअपेयर हो गई। उसी को लार्जेस्ट गैराज सेल भी कहा जाता है हिस्ट्री का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे लार्जेस्ट गैराज सेल भी कहा जाता है हिस्ट्री का, बिकॉज बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका कोलैप्स हो गया था। एज वैल्यूवर इंडस्ट्रीज वर अंडर डेवलप्ड, अंडर वैल्यू, मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू जिनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कीमत थी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ही कम प्राइजेस में बिक गई। ठीक है, और ये जो सिटीजन थे उनको एक वाचर्स दिया जा रहा था जिसकी वजह से वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो वाचर दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेलिंग में। लेकिन वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी ऐसी हालत हो गई थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा उनको पॉवर्टी उनको फेस करना पड़ा कि वो वाचर्स बेच देते थे, ताकि ब्लैक मार्केट में वाचर बेच देते थे ताकि कुछ पैसा मिल सके उन्हें। तो हमें पहला चीज़ पता चल गया कि क्या था। फर्स्ट वाज डैट कि रशिया में जितनी भी उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियल सिस्टम रशिया का पूरा कोलैप्स हो गया। ठीक है, जिससे हम लार्जेस्ट गैराज सेल भी कहते हैं, और वहाँ पे हमें पॉवर्टी भी पता चल गई। दूसरा क्या है कि जो रूबल क्या थी, करेंसी थी, रशिया की करेंसी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों की सेविंग ख़त्म होने लगी, और कलेक्टिव फार्मिंग जो सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। हमने शॉक थेरेपी में पढ़ा था ना, प्राइवेटिज्म आ गया था, कलेक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई थी। ये ख़त्म होने की वजह से जो लोग थे उनकी फूड सिक्योरिटी भी चली गई। रशिया जो था वो फूड इम्पोर्ट कर रहा था,
एक ऐसा समय था, स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि रशिया थोड़ा फूड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था ड्यू टू द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। लेकिन रियल जीडीपी थी ना रशिया की 1990 के टाइम पे, वो 1989 के टाइम पे जो उसकी जीडीपी थी उससे भी कम हो गई। सोचने वाली बात है, इतनी जीडीपी उसकी घट गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसकी जो वैल्यू थी रूबल्स, ठीक है, उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गई। और उसके बाद जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो भी ख़त्म हो गया और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था फेस करने के लिए। इतना ज़्यादा सेकेंड हमने कॉन्सिक्वेंस भी पढ़ लिया, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ड्रामेटिक कंडीशन उनको फेस करनी पड़ रही थी। थर्ड क्या है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट है उसको सब्सिडीज़ दी थी लार्ज सेक्शन को, उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, उसको विड्रॉ करने लगे, लोग थे वो पॉवर्टी को फेस करने लगे थे। और मिडिल क्लास जो थे ना, अब क्या हुआ, पेरिफेरी जो सोसाइटी थे उसको पुस्ट कर दिया उन्होंने, मतलब कि पूरी तरह से जो एकेडमिक और जो इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, माइग्रेट होने लगी। मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे अब वो रशिया को छोड़ के जाने लगे, जिसकी वजह से जो माफिया था उसको एमर्ज किया गया। माफिया एमर्ज होने की वजह से इन कंट्रीज़ में क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनको भी कंट्रोल किया जाने लगा। प्राइवेटाइजेशन लीड टू न्यू डिस्पैरिटीज़। अब प्राइवेटाइजेशन आ गया, अब देखो प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है, तो नई डिस्पैरिटीज़ क्या आ गई, एक तो पुअरर सेक्शन हो गया, एक रिचर सेक्शन हो गया। दो ही सेक्शन क्या थे रशिया में पाए जा रहे थे। जो मिडिल क्लास थी वो इतनी ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही थी कि उसने क्या किया, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और बढ़ गई। माफिया भी इमर्ज किया गया इन कंट्रीज़ में इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटी इतनी बढ़ गई कि माफिया का भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया। तो इट वाज द थर्ड कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि जो रिच और जो पुअर रीजन्स ही थे, ठीक है, अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नो ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बिटवीन पीपल। तो ये हो गया। उसके बाद हम ये पिक्चर देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट हो सकती है, शायद आ जाए। उसके बाद शॉक थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। रशिया में कम से कम 1500 बैंक्स थी, जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनका बैंकरप्ट हो गया, बताओ। उसके बाद वहाँ पे एक बैंक थी, ठीक है, ये इमेज किसकी है, इनकॉम बैंक, ठीक है, इनकॉम बैंक की इमेज है। तो इनकॉम बैंक थी जो रशिया की सबसे बड़ी, सेकेंड सबसे बड़ी, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक थी, जो कि जिसका बैंकरप्ट कब हुआ, 1998 के टाइम पे हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, 10,000 कम से कम कॉर्पोरेट और जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे वो लॉस्ट हो गए, ठीक है। इसका ये कॉन्सिक्वेंस निकला और जिसकी वजह से मनी जो रखी हुई थी कस्टमर्स की वो लॉस्ट हो गई। तो इट इज़ अबाउट द इनकॉम बैंक, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ रशिया। अब देखते हैं, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हम देखेंगे फोर्थ क्या कॉन्सिक्वेंस निकला अबाउट ऑफ द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। तो द construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. The constitution of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, has a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि जो अब क्या होने लगा था, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के आने की वजह से जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी फॉर्म होने लगे। जैसे कि हम रशिया में बात करें, रशिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था वो सब कुछ होने लगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी आ ज़रूर गई लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन्होंने क्या किया ना, इतनी इनकी वीक पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था कि इन्होंने खुद को, जो पहले स्टार्टिंग के 10 साल थे उसके लिए खुद को अपॉइंट कर लिया, 10 साल के बाद फिर से 10 साल के लिए खुद को अपॉइंट कर लिया। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, और इन्होंने कोई भी डिसेंट और अपोजिशन नहीं अलाउ किया। इसका मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे डिसेंट और अपोजिशन नहीं होता है उसको हम डिक्टेटर कहते हैं। उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लाई, लेकिन पार्लियामेंट्री रूल्स रेगुलेशंस को उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वाज एट टू बी स्टेबलाइज्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़।
ठीक है। बहुत सारी जो जुडिशियल कल्चरल थे और जो इंडिपेंडेंस था जुडिशरी का वो स्टेबलाइज कर दिया इन कंट्रीज़ में। जुडिशरी सिस्टम भी अलाउ कर दिया गया था, वो भी आ गया। ये हो गया। तो ये हमारा कौन सा था, फोर्थ हम कर चुके। इट इज़ द फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक थेरेपी। पांचवा कॉन्सिक्वेंस ये था कि रशिया था ना 10 सालों बाद रिवाइव करना स्टार्ट हुआ। मतलब इसकी जो कंडीशन थी वो 1990 के बाद अब 2000 के टाइम पे थोड़ी रिवाइव होना स्टार्ट हुई। क्या हुआ इसमें कि कुछ रीजंस थे रिवाइव होने के पीछे। जैसे हमें पता है कि ये जो इकोनॉमी है ना, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अजरबैजान है, कज़ाकिस्तान है, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। यहाँ पे ऑयल और गैसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके प्रोड्यूसर माना जाता है। और जो अदर कंट्रीज़ है अगर वो चाहती हैं कि ऑयल पाइपलाइन है उनको बिछाएं, ठीक है, अब उनकी टेरिटरी से ले जाएं। जैसे कि ये 2 कंट्रीज़ हैं, अगर इस कंट्री को कोई ना कोई ऑयल पाइपलाइन चाहिए इस कंट्री से, तो ये क्या करेंगी, एक ऑयल पाइपलाइन बिछाएंगी। तो इस कंट्री, ये जो कंट्री है ना, वो क्या लेगी इसके लिए, एक तरह से रेंट लेगी, रेंट मान लो, ठीक है, रेंट लेगी। तो इसको तो फ़ायदा हो रहा ना, इसको तो रेंट मिल रहा है ना। तो यही चल रहा था उस टाइम पे कि कहीं ना कहीं ऑयल पाइपलाइंस बिछ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। सम अमाउंट था वो मैन्युफैक्चर हो रहा था और रीस्टार्टिंग हो गई थी, रीस्टार्टिंग हो गई थी। फिर से रीस्टार्टिंग इसकी हो गई थी कि जो कंट्रीज़ थी अब उनको गेन होने लगा था प्रॉफिट। अब धीरे धीरे उनको प्रॉफिट मिलने लगा बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो भी पावर में आ गई। अब देखो हम वन शॉट में पूरा कवर कर ले रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस निकले। 5 कॉन्सिक्वेंस थे। पहला तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था रशिया का पूरा कोलैप्स हो गया। रशिया का इंडस्ट्रियल सिस्टम कोलैप्स्ड, ठीक है, जिसे हम लार्जेस्ट गिराल सेल भी कहते हैं। सेकेंड क्या था, रूबल जो था ना रशिया की करेंसी, उसकी वैल्यू घट गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, इन्फ्लेशन रेट आ गया रशिया में। थर्ड क्या था, सोशल वेलफेयर ख़त्म हो गया, जो पहले सिस्टम चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन आ गया, जिसकी वजह से पुअर सेक्शन और जो रिचर सेक्शन, 2 ही सेक्शन सोसाइटी में रह गए, जिसकी वजह से माफिया भी लॉन्च करना पड़ा, ठीक है। अब क्या आ गया था, वो डेमोक्रेसी को लोग फॉलो करने लगे थे फोर्थ। लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं थी, अभी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, नाम की डेमोक्रेसी थी। पाँचवा क्या था, पाँचवा सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि 10 सालों बाद आफ्टर 10 ईयर्स जो रशिया था उसने अपना रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया था ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। जो इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे ऑयल गैसेस की वजह से, जैसे कि अजरबैजान वगैरह के पास भी यही था। तो हमने कॉन्सिक्वेंस कर ली शॉक थेरेपी के, हमने पूरा का पूरा जो मैप था उसको कर लिया, हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंस थे डिसइंटीग्रेशन के, उसके बुक पढ़ लिए। तो पूरा इस वीडियो में पार्ट 3 था, इसमें हमने टोटल अबाउट जितना भी था ना पूरा कवर कर लिया। पूरा जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।